नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि चौधरी आप लोगों के समक्ष नैरेटिव रिसर्च के बारे में प्रस्तुतिकरण दूंगी। इसमें चर्चा है आख्यात्मक शोध की। इसे नैरेटिव रिसर्च को आख्यात्मक शोध या फिर इसे कथात्मक अन्वेषण भी कहते हैं। हम देखेंगे कि इसमें करते क्या हैं, इस शोध में क्या जाना जाता है। जो आख्यात्मक अन्वेषण है या कथात्मक अन्वेषण है, यह केंद्रित होता है व्यक्ति के अपने जीवन के बारे में जो वो बताना चाहता है उस पर केंद्रित होता है। यह लिखित भी हो सकता है या वो बताया गया हो सकता है मौखिक रूप से। इसमें मूलतः किसी व्यक्ति के उसके अपने जीवन के जो अनुभव हैं और वो अनुभव जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस संदर्भ में रहे हैं, वह जानने की कोशिश की जाती है। और यह लिखित रूप में भी हो सकता है या वो मौखिक रूप में हो सकता है। तो उदाहरण के लिए हम इसमें ले सकते हैं ऐसी कथाएं, ऐसे अनुभव, ऐसे जो कहानियों के रूप में हम निर्मित करते हैं विद्यार्थियों के। वो कहानियाँ विद्यार्थियों की ही होती हैं और विद्यार्थी के द्वारा ही बताई जाती हैं। इसमें जो भी प्रोग्राम यदि कोई चल रहा है तो वो पार्टिसिपेंट का अपना उस प्रोग्राम में जो अनुभव रहा है और वो कैसा रहा है, क्या संदर्भ था, वो उसके बारे में वो जो बताता है, तो यह नैरेटिव रिसर्च के अंतर्गत आता है। नैरेटिव रिसर्च में और उदाहरण होते हैं, जैसे कि कोई मरीज है, एड्स का मरीज है या फिर HIV का मरीज है या फिर क्रॉनिक जो बीमारी है जैसे डायबिटीज़ का मरीज है। तो इन मरीजों के क्या अनुभव रहे हैं, वो उसका जीवन कैसा रहा है, उसके अनुभव जब अस्पताल में जा रहा है, वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों के साथ उनका जो मिल रहा है, उसका उपचार जो चल रहा है, उसके वो जीवन पर कैसा वो प्रभाव पड़ रहा है, उसके क्या अनुभव हैं, डॉक्टरों के संग कैसा उस मरीज का संबंध है, उसके साथ हो सकता है कभी नर्सेज भी हों और स्टाफ हों। तो इस तरीके से यह किसी प्रकार की बीमारी जो किसी व्यक्ति ने स्वयं अनुभव की हो, उसका अध्ययन नैरेटिव रिसर्च के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि वो अनुभव वह व्यक्ति स्वयं जो किया है उसके बारे में जब वह बताता है तो वो ज़्यादा हम स्पष्टता से बता सकता है कि उसके उस व्यक्ति के लिए वो कैसे अनुभव थे। इसका जो उद्देश्य होता है, नैरेटिव रिसर्च का उद्देश्य जो है, पहला उद्देश्य ये होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन को प्रकाश में लाना, उसको समझना और जिस संस्कृति में, जिस पृष्ठभूमि में, जिस प्रक्रिया से होकर के वो गुजरा है और वो जो उसके जीवन पर उनका जो प्रभाव आया है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसकी संस्कृति, उसकी पृष्ठभूमि, वो जो भी उसने सामाजिक जो संदर्भ रहा है, लोगों के संबंध, वो जो उसके अनुभवों को प्रभावित करते आए हैं जीवन में, उसके जीवन में, उन सबको आलोक में लाना, उन पर प्रकाश डालना, उनको समझना स्पष्टतः, यह इसका उद्देश्य होता है। तो यदि हमें किसी एक शिक्षक का अनुभव देखना है जो कि किसी स्कूल में, बोर्ड में वो अभी नियुक्ति पाया है, तो वहाँ उसके क्या अनुभव है, किस तरीके की उसकी दिनचर्या है और वो उसके जीवन को वो कैसे देख रहा है अपने जीवन को, तो उसके जो नौकरी मिलना, नौकरी की जो खुशी है, वो वहाँ पर जा कर के कार्य करना, कार्य करने में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो उसकी जो
संसाधन हैं और या अन्य जो पहले से नियुक्त वहाँ के टीचर हैं, वो पहले से जो वहाँ वरिष्ठ शिक्षकगण हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, उनके साथ उसका संबंध कैसा है, और उसके ये नए जो शिक्षक वो बना है वहाँ पे, वो वहाँ पे नियुक्ति पाया है, उसके इस समय दौरान क्या अनुभव हैं, किस तरीके से उसे विद्यालय में उपस्थित होना पड़ता है, विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ता है, उसके साथ साथ वो अन्य जो कार्यों में उसे संलग्न रहना पड़ता है, वह कैसे है, विद्यालय पहुंचने में उसे कितना समय लगता है, कठिनाई आ रही है, वो विद्यालय उसके लिए कितना मायने रख रहा है, और उसके जीवन में विद्यार्थियों का, अन्य शिक्षकों का, वरिष्ठ शिक्षकों का, और वो जो स्कूल के जो अवस्थिति है, और वहाँ के जो वहाँ की जो संस्कृति है, वह कैसे उसके ये शैक्षिक जो शिक्षण काल का जो जीवन है, जो शिक्षा देने जा रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है। जो नैरेटिव रिसर्च है, इसमें बल दिया जाता है कि अनुक्रम, किस क्रम में घटनाएं हो रही हैं, और उनका सिलसिलेवार समय के साथ, दिन के साथ, सप्ताह के साथ, वर्ष के साथ किस तरीके का वो चल रहा है, उनका जो अनुभव है या उनका वृत्तांत है, ये कैसे चल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समय के अनुक्रम को, चाहे वो दिन हो, वर्ष हो, या फिर दशक हो, कहीं कहीं माह और सप्ताह में हो सकता है, इसका हम वृत्तांत रखें। और यह एक तरीके से सहयोगात्मक पुनः आख्या करने की प्रक्रिया है, पुनः कथा को दोहराने की प्रक्रिया है। तो दोनों मिलकर के, दोनों यानी कि एक रिसर्चर है और जो बयां कर रहा है अपना जीवन वृत्तांत, उन दोनों का सहयोगात्मक ये सहयोग से ही ये नैरेटिव रिसर्च संभव हो पाता है। तो यह प्रक्रिया है जो कि सहयोगात्मक है। इसमें जो मूल प्रश्न की क्वेश्चंस जो आते हैं कि यह इसमें कहानी क्या है, कथा क्या है, या आख्या क्या है, और जो कथा कही जा रही है एक व्यक्ति के अपने अनुभवों के बारे में, उसका क्या अर्थ लिया जाए, उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या हम निष्कर्ष निकालें। तो यह मूलभूत प्रश्न होता है। तो जब भी हम जब नैरेटिव रिसर्च करते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि क्या इसमें है, कौन सी आख्या है, क्या है इसमें, व्हाट इज द स्टोरी, क्या कथा है, और इस कथा का कुछ अर्थ है तो वो क्या है, और वो अर्थ किसके परिप्रेक्ष्य में, किसके दृष्टिकोण से, जो वो जीवन को जिसने जिया है, जिसने उसको अनुभव किया है, उसके संदर्भ में। यह जो टर्म नरेटोलॉजी है, ये तोदोरोव ने 1969 में दिया था, 1969 में। जो नरेटिव की बात हम करते हैं, आख्या की बात करते हैं, तो वह टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, पाठ के रूप में हो सकता है, या वो डिस्कोर्स के रूप में हो सकता है। यह टेक्स्ट के रूप में लिपिबद्ध हो सकता है, और वो डिस्कोर्स के रूप में या तो वो मौखिक रूप से जो हम बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, और एक अच्छे से उसका डिटेल विस्तारित वर्णन कर रहे हैं, हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं, हम उस किसी प्रकरण पे, तो यह जब हम मौखिक रूप से कर रहे हैं तो ये डिस्कोर्स हो सकता है। डिस्कोर्स अधिकतर तो ये मौखिक स्पीच के रूप में हो सकता है, जो हम बोल रहे हैं उसके रूप में हो सकता है, वाणी के रूप में हो सकता है, और कभी कभी ये लिखित भी हो सकता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं डिस्कोर्स जो है वो लिखित में व्यक्ति अपने अनुभवों को कहीं वो लिखता चला जाता है, लिपिबद्ध करता चला जाता है, बताता चला जाता है, और जब उससे कुछ पूछा जाता है तो फिर उसके वो अनुभव क्यों ऐसे थे,
कैसे अनुभव थे, क्यों ऐसे थे, इसका भी वो लिख के बता सकता है। जो भी डिस्कोर्स होगा तो वो जो है वो ऐसा होना चाहिए कि आसानी से संप्रेषित हो सके। संप्रेषित क्या किया जाना चाहिए इसमें? जो विचार हैं, जो आइडियाज़ हैं और जो उस सामाजिक संदर्भ में उसके जो अर्थ हैं वो आसानी से समझ में आ सके, इस तरीके से यह डिस्कोर्स किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। तो डिस्कोर्स शुड बी इजी टू कम्युनिकेट। क्या कम्युनिकेट करना है? जो उनके आइडियाज़ हैं, और उन आइडियाज़ का एक संदर्भ में, आइडियाज़ एकदम वैक्यूम में नहीं हो सकते, उनका संदर्भ होना ज़रूरी है। तो वो सामाजिक पृष्ठभूमि हो सकती है। जैसे हमने उदाहरण दिया एक शिक्षक के जीवनी का, जब वो एकदम सद्य नौकरी में आया है और अब वो धीरे धीरे वहाँ जाने लग गया है, तो वहाँ पर उसके जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, सामाजिक पृष्ठभूमि है, विद्यालय कहाँ अवस्थित है, किस जगह है वो पृष्ठभूमि, वहाँ के लोग जो जहाँ पे स्कूल है वो कितने शिक्षित हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं या फिर शहरी परिवेश के हैं, स्कूल के अंदर का कैसा सामाजिक वातावरण है, ये सारी सामाजिक पृष्ठभूमि स्पष्ट होनी चाहिए। इससे जब डिस्कोर्स करते हैं तो उससे स्पष्ट रूप से वो उभरना चाहिए। जो नैरेटिव रिसर्च है, ये जैसा हमने भी बताया है आपको कि यह एक विवरण देता है व्यक्ति के अनुभवों का। और यह विवरण कैसे प्राप्त होते हैं? यह हम जब कुछ व्यक्तियों के से बातचीत करके या उनके लिखित जो लेख हैं या उनकी डायरीज हैं, कभी उनको पढ़ करके और उनको संकलन करके, कभी कभी उनसे भी हम पूछ लेते हैं, बातचीत करते हैं, फिर कभी कभी उनके जो अपने अनुभव कहीं उन्होंने नोट कर रखे हैं, लिख रखे हैं, वो देख करके उनका संकलन करके विभिन्न प्रकार के जो ये इस तरीके से जो प्रदत्त हैं उनका हम संकलन करते हैं और फिर उनका हम विश्लेषण करते हैं। और इसमें केंद्र में होता है उनके जीवन से संबंधित कथाएं या आख्याएं। तो इस तरीके से जो यह रिसर्च है एक डिटेल्ड अकाउंट होता है, एक वृत्तांत होता है किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में, और इसको जानने के लिए हमें संकलन करना पड़ता है उसके जो जीवनी है, उसके जीवन के जो भी संघर्ष हैं या उसकी उपलब्धियां हैं, उसके जो अनुभव हैं, उनको उनसे पूछ करके या उस लिखित जो बातें हैं उनको देख करके हम ये एनालिसिस कर सकते हैं उनके जीवन के बारे में। यह जो है नैरेटिव रिसर्च, यह काफ़ी विभिन्न प्रकार के जो डिसिप्लिन्स हैं वहाँ से ये विकसित हुआ है। जैसे ह्यूमैनिटीज़ हैं, मानविकी के विषय हैं, लिटरेचर के हैं यानी साहित्य के हैं, कला के क्षेत्र से है, फिल्म के डिवीज़न से हैं, और अन्य जो अनुशासन या डिसिप्लिन्स हैं जैसे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, जैसे मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। तो ये विभिन्न प्रकार के जो डिसिप्लिन्स हैं यहाँ से ये इसका विकास हुआ है। नरेटिव जो है या आख्या जो है एक फर्स्ट पर्सन अकाउंट हो सकता है। वो व्यक्ति जो प्रथम पर्सन जो है, जो हम कहते हैं उत्तम पुरुष, प्रथम पर्सन जो बता रहा है वह उसका वृत्तांत हो सकता है। वो स्वयं अपने बारे में बता रहा होता है और यह इसको एक कथा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, रखा जाता है। फॉर्मेट जो होता है एक कथा के रूप में। ये कथा जो हैं, कथाएं जो हैं, ये एक प्रयास होती हैं कि जो उनके अनुभव से अर्थ निकल रहा है उसको हम पाठकगण तक या अन्य लोगों तक संप्रेषित करें। इसमें फर्स्ट पर्सन अकाउंट के अतिरिक्त इसमें दस्तावेज भी हो सकते हैं और अदर निजी जो सूचनाएं हैं जो व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में प्रकाश डाल सकती हैं, वो भी हो सकती हैं।
तो इस डॉक्यूमेंट्स में हम डायरीज हो सकते हैं, कभी कभी लोग कहीं पन्नों पे अपने विचार रख देते हैं, कभी उसी अनुभवों को उन्होंने कभी अपनी कविताओं के रूप में या अन्य रूप में उन्होंने लिख रखा है, या पत्रों के माध्यम से किसी और को उन्होंने अपने अनुभव, अपने जो घटनाक्रम है उसको वो साझा कर सकते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की दस्तावेज का भी अध्ययन किया जा सकता है। यह किसी प्रकार का ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि यह इस तरीके से ये रिसर्च का डिज़ाइन होता है कि जो कथा कहने वाला है उसके परिप्रेक्ष्य से, उसके दृष्टिकोण से हम उसके जीवन को समझें कि उसके जीवन में वो जो घट रहा है वो कैसा महसूस कर रहा है, उस पे वो क्या उस पे बीती है या उसको कैसा लगा है। तो उसको समझने के लिए है, यह किसी तरीके के ऐतिहासिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए नहीं होता। यह जो है मेडिकल कम्युनिटी में जो चिकित्सा से संबंधित जो समुदाय हैं उन पर भी किया जाता है, और जिससे कि वहाँ की जो संस्कृति है और जो उनका जो सामाजिक संसार है वो जाना जा सके। इसमें जैसे कि एक पेशेंट है जो कि एकदम टर्मिनली इल है, अब उस ऐसे जैसे कैंसर पेशेंट है, वो 4th स्टेज है और उसका अब वापस ठीक होना नहीं हो संभव है। तो ऐसे जो मरीज हैं उनके किस तरीके के अनुभव हैं, उसके वो परिवार में, उसके परिवार के लोगों के संग में, और मुख्यतः यहाँ पे जब मेडिकल कम्युनिटी कह रहे हैं तो वो जो अस्पताल में जाता है, जहाँ वो भर्ती है, वहाँ पर उसके नर्सेज उसकी के संग उसका कैसा उनसे बर्ताव कर रही हैं, डॉक्टर्स का उनके साथ कैसा बर्ताव है, क्या वो सिंपैथीपूर्ण है, सहानुभूतिपूर्ण है या समानुभूतिपूर्ण है, या वो थोड़ा से कठिन उन्हें उससे लग रहा है कि उनके संग अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। इसी तरीके से चिकित्सकों के ये इन मरीजों के इलाज में उन पर क्या बीत रही है। वो जान रहे हैं इनका इलाज कर रहे हैं लेकिन ये अब ठीक नहीं होंगे, तो और उनका जो जीवनचर्या है वो कितना कठिन है। जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो अस्पतालों में लगे हुए हैं, हमने कैंसर मरीज की बात कही, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी अस्पताल है जहाँ पे कि एक दिन में 1000 मरीज देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में वो चिकित्सकों का कैसा अनुभव है, उनकी जीवन शैली पे कैसे प्रभाव पड़ रहा है, वो कैसा अनुभव कर रहे हैं कि सुबह से बैठ करके हम शाम तक भोजन पानी के बिना हम मरीज को देख रहे हैं। तो कभी कभी वो मरीज भी कहीं चिड़चिड़ा जाते हैं, डॉक्टर्स को कुछ कह दे रहे हैं। तो ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं ये जो है इसका अध्ययन करके, इसकी एक जब हम अध्ययन कर लेते हैं तो इससे ये हो सकता है कि किस तरीके से हम परिवर्तन लाएं उस सिस्टम में, जो स्वास्थ्य चिकित्सा की प्रणाली है उसमें क्या परिवर्तन हो, जिससे कि चिकित्सा भी अच्छा हो, मरीज की देखभाल और शुश्रूषा बहुत भली प्रकार से हो सके, और डॉक्टर या नर्सेस की भी जो कठिनाइयां हैं वो दूर की जा सकी। तो इसके लिए क्या पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, क्या नीतियां हो सकती हैं, और इस पे क्या इसको कैसे क्रियान्वयन किया जा सकता है, प्रैक्टिसेस में क्या लाया जा सकता है। इस तरीके से हम उनका जीवन वृत्तांत पढ़ करके, जो मेडिकल कम्युनिटी से संबंधित लोग हैं, चाहे वो मरीज हों, डॉक्टर हों, नर्स हों, हम कुछ आगे उनके लिए क्या सेवाओं में किस तरीके से और बढ़िया किया जा सकता है कि सेवा अच्छे से प्रदान करें और मरीजों की भी शुश्रूषा और देख रेख और चिकित्सा और बेहतर तरीके से हो सके। यह उस जगह भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है जहाँ पे कि जहाँ की संस्कृति ऐसी है कि जहाँ मौखिक ज़्यादा बातें बताई जाती है, जहाँ ओरल ट्रेडिशंस हैं, मौखिक परंपराएं ज़्यादा हैं। यहाँ पर विजुअल यानी दृश्य
सामग्री और नरेटिव्स को भी ज़्यादा कंबाइन किया जा सकता है मौखिक कथाओं के साथ। और इसमें कहीं कहीं चित्रों को भी, फोटोज़ को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इस तरीके से यह बहुत एक शक्तिशाली, एक सशक्त एक तरीका हो सकता है कि हमें अंतर्दृष्टि मिले लोगों के जो जीवन जो उन्होंने जिया है, जो उनके अनुभूत हैं, जो उन्होंने स्वयं जिया है उसको, और उसको हम उनके साथ साझा जो हमारे अंडरस्टैंडिंग विकसित हो रही है, साझा रूप से हम जो हमारी समझ विकसित हो रही है उसको हम एक व्यवस्थित रूप दे करके प्रस्तुत करें। इसमें विभिन्न कहानियाँ, कथाएं जो हैं विभिन्न प्रकार की शोधकर्ता एकत्रित करता चला जाता है, और यह जो सूचनाएं हैं, ये कहानी के क्या संदर्भ हैं, पृष्ठभूमि क्या है, यह भी संकलन किया जाता है। जिससे कि जो भी व्यक्तिगत कहानियां हैं उनको हम उस समय काल में, उस पृष्ठभूमि में हम रख करके समझ सकें। इसमें पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वैयक्तिक अनुभव हो सकते हैं, घर के, कार्य क्षेत्र के, विद्यालय के, या किसी एक संस्कृति के अंतर्गत हो सकते हैं। वो किसी एथनिक हो सकता है या रेशियल, अलग अलग रेसेस हैं, जैसे आर्यन रेस है, ये उनके संस्कृति के अंतर्गत हो सकता है, या फिर एक इतिहास के अंतर्गत किसी टाइम और समय के अनुसार और स्थान के अनुसार हो सकता है। इसमें जो रिसर्चर है डेटा, उसको हम एनालाइज करता है, विश्लेषित करता है। विश्लेषण करने के पहले वह पुनः संगठित करता है। जितनी भी बातें उसने पूछ के जानी है, दस्तावेजों से जानी है या फोटोग्राफ्स को मैच करके देख रहा है उससे, और उनको एक शेप देता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, खाका बनाता है, जिसमें कि वो खाके में समय के अनुक्रम के अनुसार सिलसिलेवार वो विवरण रखा जाता है। जो कहानी है या कथा है वह उसके एक आरंभ होता है, एक मध्य भाग होता है और एक अंतिम भाग होता है जो कि एंड होता है। इसमें जो मूल जो तत्व होते हैं जो एक उपन्यास में होते हैं वैसे ही उपन्यास में एक आरंभ होता है, एक मध्य भाग होता है, फिर एक अंत में उपन्यास जब खत्म होता है तो अंत होता है उसका। उसी तरीके से जैसे एक उपन्यास में कहीं किसी के द्वंद्व और संघर्ष की चर्चा होती है, तो नरेटिव रिसर्च में भी इसी प्रकार से जो वक्ता है, जो बताने वाला है अपनी जीवनी, उसके भी जीवन के संघर्ष और उसके द्वंद्व को उसमें स्थान दिया जाता है। वह जो मेन कैरेक्टर जो है, मुख्य जो चरित्र है वो कौन है यह देखा जाता है, और इसमें एक सीक्वेंस या जो प्लॉट है किस जगह है, किस स्थान पे क्या वो सिचुएशन थी, क्या स्थिति थी, कहाँ पे हुआ है, ये सारी चीज़ें, और कुछ इसमें जो संकल्प लिए गए हैं वो भी इस पे रखा जाता है। पोस्ट मॉडर्न जो नरेटिव्स हैं, यानी उत्तर आधुनिक जो आख्याएं हैं, उसमें रिसर्चर जो है डीकॉन्स्ट्रक्ट भी कर सकता है, खंडन कर सकता है, और जो कहानियां हैं जिससे कि वो जो विरोधाभास है उसको वो प्रकाश में ला सके, प्रकट कर सके, या फिर जहाँ पे चुप्पी है, जहाँ साइलेंस है, जहाँ पे कुछ कहा नहीं गया, शांति, उसको परीक्षण किया जा सके। तो इस तरीके से ये प्रस्तावना इसके नरेटिव रिसर्च के बारे में पूरी हुई। धन्यवाद।